हेलो माय डियर स्टूडेंट। पिछले वीडियो में हमने आपको मेंसुरेशन से रिलेटिव ढेर सारे फार्मूले समझाए थे। आज हम लेकर आए हैं आपके लिए हीरोन्स फार्मूले के जरिए एरिया ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल कैसे हम समझते हैं, कैसे हम निकालते हैं। आज इस टॉपिक पर चर्चा होगी और उसके बाद हम चर्चा करेंगे सर्किल पर। तो बेटा आप जानते हैं हीरोन्स फार्मूले में एरिया ऑफ द ट्रायंगल होता है रूट एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी, where s is equal to half perimeter means a plus b plus c upon 2। अब हम बात करेंगे इस फार्मूले का यूज हम कब करते हैं, जब त्रिभुज की तीनों भुजाएं, ट्रायंगल की तीनों साइड आपको पता होती है, तो ऐसे ट्रायंगल का एरिया निकालने के लिए आप हीरोन्स फार्मूला इस्तेमाल करते हैं। बेटा इक्विलैटरल ट्रायंगल मीन्स ऐसा ट्रायंगल जिसकी तीनों साइड सेम साइज की होती है, उसका एरिया निकालना हो तो भी मैं हीरोन्स फार्मूले से निकाल सकता हूं, चूंकि उसमें तीनों साइड पता है इक्विलैटरल ट्रायंगल में। लेकिन उसका एक स्पेशल फार्मूला होता है एरिया ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल। आपने पढ़ा भी होगा √3/4a²। अगर आपको ये फार्मूला लर्न है तो आप थोड़ा 2 लाइन कम यूज करेंगे और आपको एरिया ऑफ द इक्विलैटरल ट्रायंगल मिल जाएगा। नहीं पता है तो आप एरिया ऑफ द इक्विलैटरल ट्रायंगल के लिए इसी हीरोन्स फार्मूले का यूज कर सकते हैं। तो बेटा ये √3/4a² कैसे बना है मैं थोड़ी सी चर्चा इस पर करना चाहता हूँ। तो बेटा इक्विलैटरल ट्रायंगल है मीन्स ऐसा ट्रायंगल है जिसकी तीनों साइड सेम साइज की है, मीन्स अगर ये साइड ए है तो ये भी ए होगी और इसकी थर्ड साइड वो भी ए होगी। और तब इसका पेरीमीटर हो जाएगा, इसका पेरीमीटर हो जाएगा a प्लस ए मीन्स 3 और यस मीन्स हाफ पेरीमीटर, हाफ इंटू perimeter means 3, then we can say that s is equal to 3a/2। तो इस तरह हम s के स्थान पर 3a/2 यूज करें इस हीरोन्स फार्मूले में तो एट लास्ट हमें √3/4a² मिल जाए। कैसे देखते हैं, इस फार्मूले में पुट करते हैं s की वैल्यू। हीरोन्स फार्मूले में s की वैल्यू पुट करेंगे तो s के स्थान पर 3a/2 इन द ब्रैकेट 3a/2 माइनस a के स्थान पर a ही रहेगा। अगेन इन द नेक्स्ट ब्रैकेट s मीन्स 3a/2 माइनस सेकेंड साइड भी a होगी बिकॉज ट्रायंगल इक्विलैटरल ट्रायंगल है। अगेन इन द थर्ड ब्रैकेट s मीन्स 3a/2 माइनस थर्ड साइड भी आपकी a है, तो इस तरह हम यहाँ a पुट कर सकते हैं। इतनी बात समझ में आई होगी। इन द नेक्स्ट लाइन √3a/2 इन द ब्रैकेट अपॉन 1 यहाँ हम समझ सकते हैं। एलसीएम हो जाएगा आपका 2 और यहाँ आएगा 3a माइनस 2a। इन द सेकेंड ब्रैकेट सेम कंडीशन है तो 3a माइनस 2a/2। इन द थर्ड ब्रैकेट सेम कंडीशन है 3a माइनस 2a होल अपॉन 2। नेक्स्ट लाइन में अब हम इसको जब सॉल्व करते हैं इन द ब्रैकेट इन द √3a/2 इंटू 3a minus 2a means a/2 again a/2 again a/2 हो जाएगा। फिर
अगली लाइन में आप देख रहे हैं कि ए का पेयर बन रहा है, जिसका पेयर बनेगा वो बाहर आ जाएगा। फिर ए का पेयर बन रहा है तो ये भी बाहर आ जाएगा। 2 का भी पेयर बन रहा है तो भी बाहर आ जाएगा, और इस 2 का भी पेयर बन रहा है तो ये भी बाहर आ जाएगा। केवल और केवल 3 का पेयर नहीं बन रहा है तो अंडर रूट के अंदर ही रह जाएगा। फिर आप देखेंगे अगली लाइन में एरिया ऑफ द इक्विलैटरल ट्रायंगल ये हो जाएगा √3 अपॉन 2 2 जा 4 इंटू ए मीन्स ए स्क्वायर। तो इस तरह इक्विलैटरल ट्रायंगल का एरिया निकालने के लिए ये जो हम फार्मूला याद किए हैं √3 अपॉन 4 ए स्क्वायर, वो कैसे बनता है हीरोन्स फार्मूले के जरिए वो हमने आपको करके दिखाया। तो इस तरह एरिया ऑफ द ट्रायंगल के लिए आपके पास 4 फार्मूले प्रेजेंट टाइम में हो चुके हैं। एक हीरोन्स फार्मूला ऑलरेडी आप जानते हैं, हाफ BH वो भी आप जानते हैं, हाफ BC साइन थीटा या हाफ BC साइन A आप कह सकते हैं। जब 2 भुजाएं दी हों और उनके बीच का कोण दिया हो तो अब इस्तेमाल होता है, तो वो फार्मूला भी आप जान चुके हैं। और आज आप स्पेशल ट्रायंगल के लिए, इक्विलैटरल ट्रायंगल के लिए क्या फार्मूला यूज होता है एरिया निकालने का, वो आपको मिल गया √3 अपॉन 4 ए स्क्वायर। तो बेटा अब हम चर्चा करेंगे आज के इस वीडियो में, जिस पर हमारा फोकस होगा वो है सर्किल, वृत्त। आप वृत्त जानते हैं, पढ़े हैं, मैं केवल रिवाइज इसलिए करा रहा हूं कि मेंसुरेशन में जब तक बेस आपका तैयार नहीं होगा तो उसके आगे जो आपको पढ़ना है क्यूबॉइड, क्यूब, सिलेंडर, कोन, स्फेयर यानी बेलन, शंकु, गोला, घन, घनाभ, तो इन सब बातों को समझने में आपको परेशानी होगी अगर ये आपका फाउंडेशन नहीं कंप्लीट है। तो फाउंडेशन कंप्लीट करने की कड़ी में हम आपको अब लेकर चलेंगे सर्किल पर, वृत्त पर। तो बेटा फिगर आप सर्किल का जानते ही हैं कैसे बनता है। ये है आपका सर्किल, वृत्त, ये है सर्किल यानी वृत्त। और इसमें सर्किल का निर्माण, सर्किल बनाना हो तो आपको 2 चीजें चाहिए। नंबर 1 सेंटर पता होना चाहिए, सेंटर, केंद्र ये पता होना चाहिए। और फिर दूसरी चीज रेडियस यानी त्रिज्या पता होनी चाहिए। आपके पास केंद्र हो और त्रिज्या हो तभी हम किसी सर्किल का निर्माण कर सकते हैं। बिना केंद्र और बिना त्रिज्या के हम किसी सर्किल का कंस्ट्रक्शन नहीं कर सकते। तो हमारे पास 2 बातें होनी चाहिए, सेंटर और रेडियस। तो इस तरह एक सर्किल बन जाएगा। और आप देख रहे हैं सेंटर कहाँ है, सेंटर ये है जिसको हम O से प्रदर्शित करते हैं। और ये जो लेंथ आपने ली थी सर्किल बनाने के लिए, इसे हम रेडियस कहते हैं और रेडियस को R से रिप्रेजेंट किया जाता है। मान लीजिए आपका OA हो गया, OA आपका रेडियस है। और जब किसी OA को सेंटर पर हम स्थिर होकर के और A वाला जो सिरा है इसको जब हम घुमाते हैं तो फिर घुमाते घुमाते फिर उसी स्थान पर पहुंच जाते हैं तो हमारा सर्किल बन जाता है। तो बेटा सर्किल बन तो गया। अब सर्किल से रिलेटिव जो फार्मूले होते हैं, सेंटर कहाँ है, रेडियस कौन है, डायमीटर क्या है, सरकमफेरेंस क्या है, एरिया कैसे निकलता है, सेगमेंट क्या है, सेक्टर क्या है, कॉर्ड क्या है, आर्क क्या है, इन सभी को हमें पहचानना भी है और उनके फार्मूले भी हमें सीखने। तो बेटा ये आपका सर्किल है, आप रेडियस भी पहचान रहे हैं। और डायमीटर कहते हैं सेंटर से होकर जाने वाली स्ट्रेट लाइन, जो सेंटर से होकर गुजरती है स्ट्रेट लाइन, उसे हम डायमीटर कहते हैं।
डायमीटर, और डायमीटर को हिंदी में कहा जाता है व्यास। ये सेंटर से होकर गुजरने वाली जो लाइन होती है स्ट्रेट, उसे हम डायमीटर कहते हैं। तो डायमीटर भी आप पहचान गए। और डायमीटर को हम दूसरी भाषा में ये भी कह सकते हैं कि सबसे बड़ी जीवा, सबसे बड़ी जीवा ये व्यास कहलाती है, यानी लॉन्गेस्ट कॉर्ड मीन्स डायमीटर। लॉन्गेस्ट कॉर्ड जो होती है, सबसे बड़ी जो जीवा होती है, सबसे लंबी जो जीवा होती है, उसे हम डायमीटर कह सकते हैं, उसे हम व्यास कह सकते हैं। तो आप व्यास भी पहचान गए। और ये आपका सर्किल है, ये सेंटर है O, और अगर हम यहां दो त्रिज्याएं खींच दें OA और OB, तो हमने देखा कि अब हमारा ये जो सर्किल है वो दो भागों में डिवाइड हो गया। अगर मैं इसको थोड़ी देर के लिए ऐसे रंग दूं, छायांकित कर दूं, तब आप देखेंगे कि ये हमारा जो सर्किल था वो दो भागों में डिवाइड हो गया। दोनों भाग हिंदी में त्रिज्यखंड कहलाते हैं, जबकि इंग्लिश में इसे हम सेक्टर बोलते हैं, सेक्टर, त्रिज्यखंड। और ये जो वृत्त है हमारा, सर्किल है हमारा, ये दो त्रिज्यखंड में डिवाइड हुआ है। एक है लघु त्रिज्यखंड यानी माइनर सेक्टर, और दूसरा वाला जो भाग है वो दीर्घ त्रिज्यखंड है, दीर्घ त्रिज्यखंड, जिसको हम मेजर सेक्टर कह सकते हैं, मेजर सेक्टर। तो इस तरह ये हमारा सर्किल दो त्रिज्यखंडों में, दो सेक्टर में डिवाइड हो गया, माइनर सेक्टर एंड मेजर सेक्टर, लघु त्रिज्यखंड और दीर्घ त्रिज्यखंड। तो ये आप त्रिज्यखंड भी पहचान गए, आप सेक्टर भी पहचान गए। फिर उसके बाद ये आपका एक और सर्किल है जिसका कि सेंटर O है, और अब हमने इसको कार्ड के जरिए, इसे हमने रेडियस के जरिए डिवाइड किया था, और अब हम इस सर्किल को एक कार्ड के जरिए डिवाइड करेंगे। ये है हमारी जीवा, कार्ड मीन्स जीवा। तो कार्ड के जरिए जब हमने इस सर्किल को दो भागों में डिवाइड किया, तो ये जो भाग हम रंग दे रहे हैं, छायांकित कर रहे हैं, यह भाग क्या कहलाएगा? आपका वृत्तखंड कहलाएगा। वृत्तखंड मीन्स सेगमेंट, इसको इंग्लिश में बोलते हैं सेगमेंट। ये वृत्तखंड है, और जो दूसरा भाग हमने नहीं रंगा है वो भी वृत्तखंड है, लेकिन ये दीर्घ वृत्तखंड है, बड़ा वाला वृत्तखंड है, और ये लघु वृत्तखंड है, छोटा वाला वृत्तखंड है। तो छोटे वाले वृत्तखंड को माइनर सेगमेंट बोलेंगे, और बड़े वाले वृत्तखंड को, दीर्घ वृत्तखंड को इंग्लिश में मेजर सेगमेंट बोलेंगे। तो इस तरह सेगमेंट क्या होता है ये भी आप पहचान के। और रही बात सरकमफेरेंस की पहचान, वो सरकमफेरेंस क्या है? परिधि, जिसको हिंदी में बोलते हैं परिधि। तो ये आपका सेंटर है, केंद्र है, और ये बाहर जो आप बाहरी आवरण देख रहे हैं इसका, बाहर पेरीमीटर जिसको हम कह सकते हैं। तो ये जो पेरीमीटर आप देख रहे हैं सर्किल में, यही पेरीमीटर ही सरकमफेरेंस यानी परिधि कहलाता है। हिंदी में परिधि और इंग्लिश में सरकमफेरेंस बोलते हैं। ये जो बाहर आप लाइन देख रहे हैं, ये लाइन क्या कहलाती है? परिधि। परि माने बाहरी, और धी मीन्स सीमा, बाहरी सीमा। तो ये आपकी सरकमफेरेंस कहलाती है इंग्लिश में, और हिंदी में परिधि। फिर बेटा एरिया, पूरे सर्किल का जो अंदर वाला ये पोर्शन है, ये फील्ड है, यही फील्ड आपका क्या कहलाता है? एरिया, यानी
क्षेत्रफल। तो इस तरह एक और सर्किल है बेटा, और इस सर्किल में ये सेंटर है और ये आपका रेडियस है, सपोज दैट OA, ये दूसरा रेडियस है OB, और A से लेकर के B तक ये जो सरकमफेरेंस का हिस्सा है, परिध का जो ये टुकड़ा है, इस परिध के टुकड़े को क्या नाम दिया गया है? हिंदी में चाप बोलते हैं और इंग्लिश में आर्क कहा जाता है। आर्क। आर्क मीन्स पार्ट ऑफ सरकमफेरेंस। आर्क मीन्स पार्ट ऑफ सरकमफेरेंस, परिधि का हिस्सा, परिधि का टुकड़ा, चाप। तो बेटा जो सर्किल के अंग हैं, प्रत्यंग हैं, उनका नाम आप समझ चुके हैं। सेक्टर क्या होता है, सेगमेंट क्या होता है, सरकमफेरेंस कौन सा है, एरिया किसे कहते हैं, डायमीटर कौन है, रेडियस कौन है, सेंटर कौन है, ये सारी बातें आपके समझ में आ गई। अब हम बात करेंगे फार्मूले की। तो इसमें बेटा सर्किल में मुख्य रूप से 3 फार्मूले होते हैं। सर्किल का जो मेन फार्मूला है, मेन सबसे प्राइमरी स्टेज पर जो आपको सीखना है वो है डायमीटर का फार्मूला, फिर सरकमफेरेंस का फार्मूला, और फिर एरिया का फार्मूला। एरिया ऑफ द सर्किल, सरकमफेरेंस ऑफ द सर्किल एंड डायमीटर ऑफ द सर्किल। तो डायमीटर का फार्मूला होता है 2r। आप देख रहे होंगे कि आपका सर्किल है और उसमें ये लाइन आपकी डायमीटर है, तो डायमीटर सेंटर से होकर गुजरता है। इधर वाला ये पोर्शन मान लीजिए OB है और इधर वाला पोर्शन OC है, तो OB भी रेडियस है, OC भी रेडियस है। R प्लस R मीन्स ये आपका डायमीटर हो जाता है टोटल। तो डायमीटर का फार्मूला बना 2r। डायमीटर का क्या फार्मूला बना? 2r। और डायमीटर का फार्मूला अगर आपको लर्न है तो समझ लीजिए सरकमफेरेंस और एरिया का फार्मूला आपको लर्न है। कैसे? ये आप देख रहे हैं डायमीटर मीन्स 2 टाइम्स ऑफ द रेडियस, यानी 2r। अगर किसी सर्किल में रेडियस 5 सेंटीमीटर का है तो उसका डायमीटर कै सेंटीमीटर का होगा, कितने सेंटीमीटर का होगा? 10 सेंटीमीटर। 2 × 5 मीन्स 10। तो डायमीटर आपका 10 है। अगर डायमीटर आपका 10 है तो रेडियस उसका आधा हो जाएगा, हाफ हो जाएगा, यानी 5 हो जाएगा। तो ये आपको एक सबसे मेन फार्मूला ये है डायमीटर निकालने का, और वो होता है 2r। अब बात करेंगे हम सरकमफेरेंस की, यानी परिध की। परिध का क्या फार्मूला होता है? तो बेटा इसी 2 और r के बीच में, 2 और r के बीच में पाई डाल दीजिए। पाई मीन्स 22/7 समथिंग। एक्यूरेट नहीं, पाई की वैल्यूएशन 22/7 समथिंग होती है। और 5 मिलियन स्थानों तक कंप्यूटर ने निकाला इसकी वैल्यूएशन, फिर भी एक्यूरेट वैल्यूएशन पाई की निकल नहीं पाई है आज तक। पाई का जन्म कैसे हुआ इस पर हम कभी एक नया वीडियो लेकर आएंगे, तो पाई पर हम विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे। लेकिन अभी आप सिर्फ ये जान लें कि पाई की वैल्यूएशन समथिंग 22/7 इन द डेसिमल। पाई की वैल्यूएशन होती है 3.14159। पाई मीन्स होता है 22/7, और डेसिमल में अगर हम कहें तो पाई की वैल्यूएशन होती है 3.14159। ठीक है। और आपने सुना भी होगा कि पाई डे मनाया जाता है पूरे दुनिया में, वर्ल्ड में पाई डे। तो पाई डे कब मनाया जाता है? तो पाई की जो वैल्यूएशन डेसिमल में आप देख रहे हैं 3.14159,
तो उसी से आपको ये बात याद रखी जा सकती है, आप याद कर सकते हैं कि पाई डे कब मनाया जाता है। तो बेटा 14 तीसरा महीना यानी मार्च, 14 मार्च को पाई डे मनाया जाता है। और टाइमिंग क्या होती है? टाइमिंग होती है 1:59 पर। 1:59 पर 14 मार्च की तारीख को पाई डे मनाया जाता है। तो इस तरह पाई की दशमलव में वैल्यू क्या होती है, डेसिमल फॉर्म में क्या वैल्यू होती है, वो आपको याद रखनी चाहिए। सबसे एग्जैक्ट वैल्यू हम इसे कह सकते हैं। सबसे एग्जैक्ट अभी तक जितनी भी पाई की वैल्यूएशन हमें प्राप्त है, हमें पता है, उसमें सबसे एग्जैक्ट वैल्यू है 3.14159। तो इसी पाई का मैं यहाँ इस्तेमाल कर रहा हूँ। यानी पाई जो है एक गिनती है, अंक है, अक्षर नहीं है। तो इसी 2 और r के बीच में हमने क्या डाल दिया? पाई। पाई दरअसल थोड़ी सी चर्चा कर ले रहे हैं। पाई दरअसल 22/7 यानी रेशियो 7, अपान को बटे को अनुपात भी कहते हैं, तो रेशियो लगा दिया हमने। तो ये आपको मैं फिर विस्तार पूर्वक चर्चा करता हूं। बस इतना जान लीजिए कि अगर परिधि आपकी 22 है, सरकमफेरेंस आपका 22 है, तो 7 आपका डायमीटर होगा। डायमीटर, तो इसका मतलब सरकमफेरेंस और डायमीटर का जो रेशियो होता है, सरकमफेरेंस और डायमीटर का जो रेशियो होता है, उसे हम पाई कहते हैं। वही पाई, और जिसकी एग्जैक्ट वैल्यू अभी तक किसी गणितज्ञ ने निकाल कर दुनिया को नहीं दे पाया है, कोई भी गणितज्ञ, इसीलिए उसको समथिंग वैल्यू कहा जाता है। अब हम आते हैं, बात करेंगे एरिया पर। व्हाट इज द एरिया ऑफ द सर्किल? तो बेटा एरिया ऑफ द सर्किल के लिए हमने कहा ना, डायमीटर का फार्मूला यदि आपको लर्न है तो समझ लो सरकमफेरेंस लर्न है। केवल फार्मूले के बीच में 2r के बीच में पाई डाल दीजिए तो सरकमफेरेंस का फार्मूला हो जाएगा। और एरिया का फार्मूला क्या होगा? ये जो पाई r है, ये पाई r तो रहबे करेगा, और ये जो 2 है आगे कोएफिशिएंट के रूप में, गुणांक के रूप में, उसको पावर बना दीजिए r का, तो पाई r स्क्वायर हो जाएगा। आपने पढ़ा भी होगा घातांक का नियम, जब मैं पढ़ा रहा था तो उसमें आपको मैंने मंत्र सिखाया था। तो उस मंत्र में हमने एक मंत्र ये बताया था कि गुणांक है तो घातांक बन जाएगा, गुणांक है तो घातांक बन जाएगा। तो ये मंत्र हमने दिया था। तो ये जो गुणांक है 2, अब तो देखिए आपका घातांक बन गया। और वैसे भी आप जानते हैं एरिया हमेशा स्क्वायर में होता है। अगर बात मीटर में हो रही है तो स्क्वायर मीटर, अगर बात सेंटीमीटर में हो रही है तो एरिया स्क्वायर सेंटीमीटर में लिखा जाता है, समझा जाता है। तो इसका मतलब ये जो स्क्वायर वाला मैटर है, आप कभी कभी कंफ्यूज हो जाते हो कि सरकमफेरेंस का फार्मूला है 2 पाई r कि एरिया का फार्मूला है 2 पाई r। जब आप कंफ्यूज हो तो आप इस बात को याद रखें कि एरिया हमेशा स्क्वायर यूनिट में होता है। तो इसीलिए ये जो स्क्वायर वाला है मैटर पाई r स्क्वायर, ये दरअसल एरिया का फार्मूला है, न कि सरकमफेरेंस का, न कि परिधि का। तो इस तरह आप कंफ्यूज होने से भी बच जाएंगे। तो बेटा ये 3 मेन फार्मूले होते हैं सर्किल के। एक तो हुआ डायमीटर का यानी व्यास का, जो कि त्रिज्या का 2 गुना होता है। व्यास का फार्मूला हो गया 2r, परिधि का फार्मूला हो गया 2 पाई r। 2r के बीच में आपने पाई डाल दिया, पाई क्या है हमने आपको समझा दिया। उसके बाद क्षेत्रफल निकालना हो, वृत्त का क्षेत्रफल, एरिया ऑफ द सर्किल, तो आप कह सकते हैं कि गुणांक घातांक बन जाता है यानी पाई r स्क्वायर। तो इस तरह आपको तीनों फार्मूले याद हो जाएंगे, यही क्लास में याद हो जाएंगे, आपको घर पे जाकर के बहुत रटने की जरूरत नहीं है। तो फिलहाल आपको ये 3 मुख्य फार्मूले सर्किल से रिलेटिव अब आपको तैयार है। अब हम चर्चा करेंगे, जैसा कि हमने फिगर बनाया है, आपको दिखाया है त्रिज्यखंड का यानी सेक्टर का, वृत्तखंड का यानी सेगमेंट का, और लेंथ ऑफ द आर्क, चाप की लंबाई का, और आपको ये जो कॉर्ड है, कॉर्ड ये सर्किल है आपका, और ये सेंटर है, और ये कॉर्ड है। तो लेंथ ऑफ कॉर्ड, लेंथ ऑफ
कॉर्ड। अभी आपको लेंथ ऑफ कॉर्ड पढ़ना है, लेंथ ऑफ आर्क पढ़ना है, त्रिज्यखंड का परिमाप और त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल पढ़ना है, और वृत्तखंड का परिमाप और वृत्तखंड का क्षेत्रफल पढ़ना है। तो इतनी बातें अभी हैं। तो अब आप ध्यान देंगे, बात हम करेंगे सबसे पहले लेंथ ऑफ आर्क। लेंथ ऑफ आर्क, इस पर सबसे पहले हम चर्चा करते हैं। लेंथ ऑफ आर्क मीन्स चाप की लंबाई, चाप की लंबाई। और आप जानते हैं चाप मीन्स परिधि का टुकड़ा। चाप का मतलब क्या है? परिधि का टुकड़ा है, पार्ट ऑफ सरकमफेरेंस, परिधि का टुकड़ा। चाप का मतलब, आर्क का मतलब होता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि चाप की लंबाई, लेंथ ऑफ आर्क आपको निकालना है। तो लेंथ ऑफ आर्क किससे रिलेटिव है? परिधि से, सरकमफेरेंस से रिलेटिव है। लेंथ ऑफ आर्क का जो फार्मूला बनेगा वो किससे रिलेटिव होगा? आर्क क्या है? आर्क है सरकमफेरेंस का, यानी परिधि का एक टुकड़ा है। तो इसका मतलब सरकमफेरेंस का जो फार्मूला होगा उसी से रिलेटिव होगा आर्क का जो फार्मूला है। आर्क का फार्मूला सरकमफेरेंस के फार्मूले से ही रिलेटिव होगा, क्योंकि आर्क किसे कहते हैं? आर्क मीन्स क्या होता है? हिंदी में चाप कहते हैं, परिधि का टुकड़ा। तो आप जानते हैं परिधि का फार्मूला क्या होता है? अभी अभी आपने सीखा, परिधि का फार्मूला होता है 2 पाई आर। तो ये 2 पाई आर तो इसमें रहबे करेगा, 2 पाई आर। आगे क्या रहेगा? इनटू कितना होगा, यही बात आपको समझनी है। तो बेटा जैसे ये है आपका, आप फिगर में देख रहे होंगे, ये है आर्क। तो ये जो आर्क है और ये आपका रेडियस है OA, और जब हम O पर स्थिर रहते हुए A को जब हमने घुमाना शुरू किया और घुमाते घुमाते आए और यहाँ B पर रुक गए, तो ये आपका यहाँ से लेकर यहाँ तक जो आप लेंथ देख रहे हैं, यही लेंथ जो है वो आर्क है, जो कि परिधि का एक टुकड़ा है। अगर हम पूरा घुमा दिए होते, OA से स्टार्ट किए थे और घूमते 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 फिर A पर आ गए होते, तो ये तो पूरा सर्किल हो जाता, पूरा सर्किल हो जाता। लेकिन हम पूरे सर्किल पर नहीं गए, केवल घूमे हैं मान लो 60 अंश, जबकि पूरा ये होता कितना है? अगर जहां से चले और वहीं फिर पहुंच जाए तो इसका मतलब 360 अंश हो जाएगा। 360 डिग्री जब हम घूमते हैं तब जाकर के सर्किल बनता है, तब जाकर के सरकमफेरेंस बनता है। लेकिन आपको सरकमफेरेंस पूरा नहीं घूमना है, कुछ हिस्सा ही घूमना है। तो मान लीजिए आप केवल 60 डिग्री घूमे, तो 60 डिग्री घूमने पर OA से आप कहां पहुंच गए? OB पर, यानी A से B पर आप पहुंच गए। तो केवल इतने की लेंथ आपको बतानी है। तो इसका मतलब इसका रिलेशन इस एंगल से है, जो केंद्र पर बन रहा है, जो सेंटर पर एंगल बन रहा है, उसका भी लेंथ ऑफ आर्क वाले फार्मूले में यूज होगा। तो पूरा घूमे होते, अगर पूरा घूमे होते तो 360 अपॉन 360 हो जाता। पूरा 360 होता है और हम पूरा घूम गए तो 360 अपॉन 360 हो जाता। लेकिन हम पूरा नहीं घूमे हैं, सिर्फ 60 डिग्री घूमे हैं, तो 60 अपॉन 360 हो जाएगा। अगर हम थीटा घूमे हैं, थीटा डिग्री, थीटा, तो थीटा अपॉन 360 हो जाएगा। तो इस तरह फार्मूला बना लेंथ ऑफ आर्क के लिए। आर्क का रिलेशन किससे है? सरकमफेरेंस से है, परिधि से है। और परिधि का फार्मूला क्या होता है? 2 पाई आर 360 बटे 360। लेकिन 360 बटे 360 हम ना लिखते हैं और ना हम बोलते हैं, क्योंकि अगर इसमें हम 360 अपॉन 360 लिख ही दें तो इसका मतलब 1 ही होता है, और 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। इसलिए अमूमन इसे न बोला जाता है और न लिखा जाता है। पूरा घूम गए। लेकिन जब आप पूरा नहीं घूम रहे हैं, केवल थीटा डिग्री आप घूम रहे हैं, तो ये जो 360 बटे 360 था, अब वो थीटा अपॉन 360 हो जाएगा आर्क के लिए।
इसलिए जो सरकमफेरेंस का फार्मूला होता है उसमें हम θ/360 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो लेंथ ऑफ आर्क यानी चाप की लंबाई हमें मिल जाती है। तो आशा करता हूं ये बात समझ में आ गई होगी। और अब हम बात करेंगे लेंथ ऑफ आर्क के बाद, अब हम बात करेंगे ये जो आपका त्रिज्यखंड बन रहा है। अभी तक तो हम सिर्फ आर्क की बात कर रहे थे, अब हम एरिया की बात करेंगे। ये जो एरिया है, ये जो पोर्शन है, इस पोर्शन का क्या नाम है? इस पोर्शन का नाम है हिंदी में त्रिज्यखंड। क्योंकि त्रिज्याओं से कटा है, एक त्रिज्या है आपकी OA और एक त्रिज्या है आपकी OB। OA OB त्रिज्याओं से ये कटा हुआ है हिस्सा इतना, तो चूंकि ये त्रिज्याओं से खंडित हुआ है इसलिए इसका नाम है त्रिज्यखंड, जिसे हम कहते हैं इंग्लिश में सेक्टर। अब आपको एरिया ऑफ द सेक्टर चाहिए, एरिया ऑफ सेक्टर यानी त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालने में किस फार्मूले का इस्तेमाल होगा? यहां आप देख रहे हैं एरिया का फार्मूला πr²। दरअसल πr² एरिया का फार्मूला नहीं होता, उसमें भी 360/360 होता है, लेकिन चूंकि इसकी वैल्यूएशन 1 होती है और 1 से मल्टीप्लाई करने पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, इसलिए न बोला जाता है न लिखा जाता है, लेकिन समझा जाता है, समझना होगा आपको। तो ये जो त्रिज्यखंड है उसका रिलेशन किससे है? एरिया से है। ये जो पूरा एरिया है इस एरिया का रिलेशन है आपका त्रिज्यखंड से। त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालना है तो वृत्त का क्षेत्रफल यानी πr² आपको पता होना चाहिए। तो πr² हो जाएगा, क्योंकि जो क्षेत्रफल है त्रिज्यखंड का वो वृत्त के क्षेत्रफल से रिलेटिव है, तो इसलिए πr² हो ही जाएगा। लेकिन पूरा नहीं घूम रहे हैं, 360/360 नहीं होगा, तब क्या होगा? θ/360 होगा, क्योंकि हम यहाँ पर केंद्र पर जो कोण बन रहा है वो सिर्फ थीटा ही तो बन रहा है, तो हम थीटा ही घूमे हैं तो θ/360 हो जाएगा। अगर पूरा घूमे होते तो पूरा सर्किल हो जाता, तो पूरा घूमते हैं तो πr² इंटू 360/360, लेकिन 360/360 न लिखा जाता है न बोला जाता है, परंतु समझा जाता है, समझना होगा आपको। तो ये आपका हो गया त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल का फार्मूला πr² θ/360, πr² θ/360। तो इस तरह त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल भी हमें याद हो गया। हमें सिर्फ इतना याद करना है कि अगर आपसे कोई पूछे कि चलिए बेटा बताइए व्हाट इज द एरिया ऑफ द सेक्टर, तो अब सेक्टर का जो एरिया होगा वो जो सर्किल का एरिया होता है उससे रिलेटिव है, यानी πr², और सर्किल वाले में 360/360 होता है। सेक्टर चूंकि एक हिस्सा है, टुकड़ा है, तो उसमें θ/360 आपको बोल देना है। मीन्स πr² इंटू θ/360। लेंथ ऑफ आर्क, आर्क का रिलेशन सरकमफेरेंस से है और सरकमफेरेंस का फार्मूला 2πr इंटू 360/360 होता है, तो यहाँ पे θ/360 बोल देना है। तो इस तरह आपको लेंथ ऑफ आर्क भी याद हो गया और एरिया ऑफ द सेक्टर यानी त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, इसका भी फार्मूला आपको याद हो गया और फार्मूला समझ में आ गया। बेटा जब समझ में आएगा तभी याद होगा, नहीं तो फिर हम भूल जाएंगे, भूलने की बीमारी लगी रहेगी। इसलिए गणित जो है, मैथमेटिक्स जो है, वो समझने का विषय है और आप समझने का प्रयास करें। तो इस तरह ये दो बातें होंगी। अब हम बात करेंगे पेरीमीटर की। पेरीमीटर ऑफ द सेक्टर, पेरीमीटर ऑफ द सेक्टर यानी त्रिज्यखंड का परिमाप, त्रिज्यखंड का परिमाप। अब हम इसकी बात करेंगे, त्रिज्यखंड के परिमाप की बात करेंगे। तो परिमाप ऑलरेडी, पेरीमीटर ऑलरेडी आप जानते हो, बाहर बाहर की जो भी साइड हो उनको ऐड कर लिया जाए। पेरीमीटर ऑफ द ट्रायंगल आपने देखा है a+b+c। पेरीमीटर ऑफ द रेक्टेंगल 2 × l + b। पेरीमीटर ऑफ द स्क्वायर 4a।
एटसेट्रा। तो आप पेरीमीटर का सेंस आपके दिमाग में है। तो यहां पर हम बात कर रहे हैं पेरीमीटर ऑफ द सेक्टर, और सेक्टर का फिगर आप देख रहे हैं। ये आपका सर्किल है, ये उसका सेंटर है, और ये सेंटर का नाम O, ये OA एक रेडियस है, OB भी एक रेडियस है, और ये जो पोर्शन है ये पोर्शन आपका सेक्टर है। और इस सेक्टर का हमें पेरीमीटर बताना है। तो बेटा केवल सेक्टर देखेंगे और कुछ नहीं देखेंगे। तो हम O से चलना स्टार्ट करेंगे। OA ये एक आपका बाहरी लिमिट है, बाहरी सीमा है सेक्टर की। तो OA सपोज दैट 7 सेंटीमीटर का है। OB 7 का ही होगा, क्योंकि रेडियस चेंज नहीं हो सकते, अलग अलग नहीं हो सकते। और मान लीजिए ये है लेंथ ऑफ आर्क, चाप की लंबाई, और ये मान लीजिए 10 सेंटीमीटर है। तो इस तरह ये जो आप फिगर देख रहे हैं सेक्टर का, त्रिज्यखंड का, उसका हमने आपसे परिमाप पूछा है। तो परिमाप हो जाएगा 7 + 7 और +10। 7 + 7 + 10 यानी 14 + 10 मीन्स 24। तो इस सेक्टर का पेरीमीटर निकल आया। तो पेरीमीटर में आप देख रहे हैं ये जो 7 है वो रेडियस है, रेडियस ऑफ द सर्किल, और ये भी रेडियस है, और ये है लेंथ ऑफ आर्क, लेंथ ऑफ आर्क यानी L। तो इस तरह हमें पेरीमीटर ऑफ द सेक्टर बताना है। तो R + R का मतलब 2R हो जाएगा, और प्लस L मीन्स लेंथ ऑफ आर्क, लेंथ ऑफ आर्क यानी जो चाप की लंबाई है उसमें त्रिज्या का 2 गुना ऐड कर दें हम, जोड़ दें हम, तो इस तरह हमें पेरीमीटर ऑफ द सेक्टर यानी त्रिज्यखंड का परिमाप मिल जाएगा। तो समझने का विषय है, बस आप फिगर अगर आपके दिमाग में चल रहा है, सेक्टर का फिगर आपके दिमाग में अगर बना है, जैसे ही कोई बोले कि व्हाट इज द पेरीमीटर ऑफ द सेक्टर, आपसे क्वेश्चन पूछा तो सेक्टर का फिगर आपके दिमाग में बन गया सेक्टर, तो मींस RAB है, RAB है तो 2R हो गया, और लेंथ ऑफ आर्क यानी चाप की लंबाई। तो चाप की लंबाई ज्ञात करने का ऑलरेडी आपके पास फार्मूला है, ये है 2πr × 3θ/360। तो इस तरह हम कह सकते हैं 2R और प्लस 2πr × θ/360। तो ये जो बात है, पहली लाइन जो है, इसी पर आपका फोकस होना चाहिए। उसके बाद तो ऑलरेडी आप जान ही जाएंगे 2R और लेंथ ऑफ आर्क का फार्मूला। फिर आप चाहेंगे कि इसमें 2R कॉमन ले सकते हैं, तो 1 + θ × π/360, तो ऐसे बन गया। तो उस पर फोकस नहीं करना, फोकस इस लाइन पर करना है, इस बात पर करना है। फिगर समझ में आ जाए तो फार्मूला ऑटोमेटिक आप कभी नहीं भूलेंगे, फार्मूला अपने आप समझ में आ जाएगा। आखिर आपको लेंथ ऑफ आर्क का फार्मूला नहीं पता है, 2R का मतलब नहीं समझते, रेडियस का 2 टाइम्स समझते हैं। तो अगर आपके पास ये लाइन है, ये बात है आपके दिमाग में, तो आप पेरीमीटर ऑफ द सेक्टर निकाल सकते हैं। तो कहीं रटना नहीं है, समझने का विषय है मैथमेटिक्स। अब हम बात करेंगे सेगमेंट की, बात करेंगे हम बेटा सेगमेंट की यानी वृत्तखंड की, और लेंथ ऑफ कॉर्ड की। जीवा की लंबाई भी कभी कभी पूछी जा सकती है। लेंथ ऑफ कॉर्ड, जीवा की लंबाई क्या होगी, तो उसका क्या फार्मूला है, ये हम आपको बताना चाहते हैं। लेंथ ऑफ कॉर्ड यानी जीवा की लंबाई। और आप जानते हैं ये आपका सर्किल है, ये सेंटर है, और ये है कॉर्ड, जीवा। इंग्लिश में कॉर्ड कहते हैं और हिंदी में जीवा कहते हैं। और इंडियन क्रिकेट टीम के जो अभी कप्तान थे कुछ समय पहले, महेंद्र सिंह धोनी, उनकी बिटिया का नाम भी है जीवा। आपके जनरल नॉलेज के लिए बता दे रहा हूँ, ऐसे याद आ गया। तो बेटा मैं उस
उस जीवा की बात नहीं कर रहा हूं, इस जीवा की बात कर रहा हूं। ये जो लाइन आप देख रहे हैं स्ट्रेट लाइन सर्किल में, मैं इस लाइन की बात कर रहा हूं। इस लाइन का नाम है जीवा, इंग्लिश में कॉर्ड। तो अगर आपको लेंथ ऑफ कॉर्ड बताना है, आप यहां फिगर में थोड़ा सा देखिए तो आपको लग रहा होगा कि जैसे जैसे कार्ड, तो कई कार्ड हो सकते हैं, कई जीवाएं हो सकती हैं, एक वृत्त में अनंत जीवाएं हो सकती हैं, अनलिमिटेड कार्ड हो सकते हैं एक ही सर्किल में। लेकिन आप यहां देख रहे होंगे ये जो सेंटर है, वो सेंटर से होकर जो गुजर रही है जीवा कार्ड, वो सबसे बड़ी है। लेकिन जैसे ही हम सेंटर से थोड़ा दूर गए तो जीवा और छोटी होगी, फिर और दूर गए तो और छोटी, फिर और दूर गए तो और छोटी। तो इसका मतलब आपके दिमाग में एक सेंस ये भी आया कि केंद्र के जितने नजदीक होगी कोई जीवा, वो उतने बड़ी होगी, और केंद्र से जितने दूर होती जाएगी कोई जीवा, वो उतना ही छोटी होती जाएगी। ये कॉमन सेंस की बात है, ये आप यहां फिगर में देखिए। तो बेटा हमें लेंथ ऑफ कॉर्ड बताना है, यानी लेंथ ऑफ कॉर्ड यानी जीवा की लंबाई। तो जीवा की लंबाई निकालनी हो तो हम कौन सा फार्मूला यूज करेंगे, क्या फार्मूला होता है इसका? बार बार कहता हूं बेटा, रटना कुछ भी नहीं है, समझना है। तो लेंथ ऑफ कॉर्ड का होता है 2r sin थीटा बाई 2। 2r यानी रेडियस का 2 टाइम्स, यानी डायमीटर भी आप कह सकते हैं, d इंटू साइन थीटा बाई 2, d इंटू साइन थीटा बाई 2, या 2r साइन थीटा बाई 2। तो ये जो कार्ड होता है किसी सर्किल में, अगर उसके दोनों सिरों को सेंटर से मिला दें तो सेंटर पर दोनों जो रेडियस हैं वो थीटा कोण बना रहे हों, थीटा। तो ये थीटा कहां से आया, मैं समझा रहा हूं थीटा कहां है। सेंटर पर जीवा के दोनों सिरों को सेंटर से मिला दीजिए और तब सेंटर पर जो एंगल बनता है वो है थीटा। और अगर वो बाय द वे 60 डिग्री है और इसका रेडियस 7 सेंटीमीटर है, रेडियस 7 सेंटीमीटर है और थीटा की वैल्यू 60 डिग्री है, और तब कहा जाए कि बताइए कि एक सर्किल है जिसमें एक कार्ड है और उस कार्ड की लेंथ आपको बतानी है, जबकि उस सर्किल का रेडियस है 7 और कार्ड के दोनों सिरे जो सेंटर पर एंगल बना रहे हैं वो है 60 डिग्री। और तब आपको इस कार्ड की लंबाई, जीवा की लंबाई आपको बतानी हो तो आप फार्मूला इस्तेमाल करेंगे 2r sin थीटा बाई 2। बेटा अभी ट्रिग्नोमेट्री आप क्लास 10th में पढ़ेंगे, अभी आप क्लास 9th में हैं। तो जब आप ट्रिग्नोमेट्री पढ़ेंगे तो उस समय हम ये जीवा की लंबाई का जो फार्मूला आपके सामने लिख रहे हैं ये कैसे बना, इस पर भी हम चर्चा कर लेंगे। अभी आप थोड़ा सा फोकस कर लीजिए केवल 2r sin थीटा बाई 2। तो अब हम देख रहे हैं कार्ड की लेंथ कितनी होगी, वो हो जाएगी 2 इंटू r मीन्स 7 इंटू साइन थीटा बाई 2 मीन्स 60/2। तो अगली लाइन में आपका हो जाएगा 2 इंटू 7 इंटू साइन 30, 60/2 मीन्स 30। 2 इंटू 7 इंटू साइन 30 की वैल्यूएशन आप पढ़ेंगे ट्रिग्नोमेट्री में, तो साइन 30 की वैल्यूएशन होती है 1/2। तो 2 से कैंसिल हो जाएगा, 7 1 जा 7। तो इस तरह 7 सेंटीमीटर ये होगी जीवा की लंबाई। अर्थात ये जो आप जीवा ए बी देख रहे हैं, कार्ड ए बी आप देख रहे हैं, इसकी लेंथ क्या होगी 7 सेंटीमीटर। और अगर ज्योमेट्री के जरिए हम समझना चाहें कि 7 कैसे हुआ, तो बेटा ये आपका 7 है, क्वेश्चन में दिया है, गिवन पॉइंट है। ये भी 7 होगा क्योंकि ये भी तो रेडियस ही है, एक ही वृत्त की त्रिज्याएं बराबर बराबर होती हैं, तो ये भी 7, ये भी 7। और ये जो एंगल दिया है ये 60 डिग्री है। और जरा यहां देखते हैं, अगर ये 60 डिग्री है और ये 7 है, ये 7 है, तो ये कितनी होगी
बराबर भुजाओं के सामने के कोण भी बराबर बराबर होते हैं। तो ये 7 है और ये भी 7 है, तो इसके सामने वाला ये कोण और इसके सामने वाला ये कोण, ये दोनों कोण बराबर बराबर होंगे। मान लीजिए ये x डिग्री है तो ये भी x डिग्री होगा। और त्रिभुज के तीनों कोणों का जोड़ कितना होता है? 180 अंश होता है। तो 60 प्लस x यानी 2x, और इन तीनों का जोड़ होगा 180 अंश। ये 60 जब उधर चला जाएगा, 60 उधर चला जाएगा, तो 2x इक्वल टू 180 माइनस 60 हो जाएगा। 180 माइनस 60 मीन्स 120, और तब x इक्वल टू 120 अपॉन 2 यानी 60 डिग्री। तो इसका मतलब ये जो x है वो भी 60 अंश का हुआ, ये भी 60 अंश का हुआ। और जब अब तीनों कोण 60 अंश के हैं, तो मतलब ये समबाहु त्रिभुज है ना। समबाहु त्रिभुज की तीनों अंतःकोण 60 अंश के होते हैं, 60 डिग्री के होते हैं। तो इसका मतलब ये जो त्रिभुज बन रहा है ये समबाहु त्रिभुज है, इक्विलैटरल ट्रायंगल है, नो डाउट। तो अगर ये साइड 7 है, ये साइड 7 है और ये इक्विलैटरल ट्रायंगल है, समबाहु त्रिभुज है, तो इसकी जो तीसरी साइड है वो भी तो 7 ही होनी चाहिए। तो इस तरह ज्योमेट्री के जरिए भी हमने निकाल दिया कि हाँ ये 7 होगा ही होगा। और यहाँ पर हमने फार्मूले के जरिए निकाला था कि वो कार्ड जो है वो 7 सेंटीमीटर का होगा। तो मीन्स लेंथ ऑफ कार्ड हर जगह नहीं मिलता बेटा, ये सारी चीजें हर जगह नहीं मिलेंगी। इसको आप नोट कर लीजिए, एक अपनी कॉपी बना लीजिए, नोटबुक बना लीजिए, और उसमें जो आपको टॉपिक ऐसा लगे कि आपको नोट करना चाहिए उसको नोट करते चलो, आगे आपको बहुत काम देने वाला है। तो इस तरह लेंथ ऑफ कार्ड का फार्मूला बना 2r sin θ/2, 2r sin θ/2, 2r sin θ/2, ये है जीवा की लंबाई निकालने का फार्मूला। उम्मीद करता हूं काफी हद तक समझ में आ ही गया होगा। और अब हम बात करेंगे एरिया ऑफ द सेक्टर, एरिया ऑफ द सेगमेंट। अब हम सेगमेंट की बात करेंगे। आप जानते हैं सेगमेंट को हिंदी में क्या कहते हैं? वृत्तखंड। सेगमेंट का मतलब होता है वृत्तखंड, वृत्त का खंड, वृत्त का टुकड़ा। और त्रिज्यखंड का मतलब जो त्रिज्याओं द्वारा टुकड़ा हो वो त्रिज्यखंड है, जिसको इंग्लिश में सेक्टर बोलते हैं। और वृत्तखंड का मतलब सीधे कार्ड जीवा द्वारा जिसका टुकड़ा हो जाए तब वो वृत्तखंड। जीवा द्वारा टुकड़ा हो रहा है वृत्तखंड, त्रिज्याओं द्वारा टुकड़ा हो रहा है त्रिज्यखंड। बात दिमाग में रखिए। तो इस तरह अब हम चर्चा करने वाले हैं वृत्तखंड। तो बेटा ये आपका है सर्किल यानी वृत्त, जिसका कि सेंटर है, केंद्र है O, और इसमें एक कार्ड जीवा हमने खींच दी AB। और अब आप देखिए जो सर्किल है आपका ये 2 भागों में डिवाइड हो गया। एक भाग में समझने के लिए आपके छायांकित कर दे रहा हूं। आप देख रहे हैं ये वृत्तखंड है, चूंकि जीवा द्वारा खंडित है। जो जीवा द्वारा खंडित भाग होता है उसे वृत्तखंड यानी सेगमेंट बोलते हैं। तो ये आपका माइनर सेगमेंट है, और इधर जो हमने नहीं छायांकित किया है ये आपका मेजर सेगमेंट है। ये बड़ा वृत्तखंड है, दीर्घ वृत्तखंड है, और ये आपका लघु वृत्तखंड है, छोटा वृत्तखंड है। और वृत्तखंड मीन्स सेगमेंट इन इंग्लिश। माइनर सेगमेंट है और ये वाला मेजर सेगमेंट है। और हमें निकालना है एरिया ऑफ सेगमेंट यानी वृत्तखंड का क्षेत्रफल। तो वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकालने का क्या फार्मूला हो सकता है ये हमें सोचना है। तो बेटा अगर मैं सेंटर को यानी O को कार्ड के दोनों जो सिरे हैं उनसे मिला दूं, उनसे जोड़ दूं, ज्वाइंट कर दूं, और अब हम देख रहे हैं कि ये है आपका ट्रायंगल, त्रिभुज है OAB, एक त्रिभुज है।
और जो हमने रंगा हुआ पोर्शन है जिसको हम सेगमेंट कहते हैं यानी वृत्तखंड है। तो त्रिभुज और वृत्तखंड दोनों को अगर जोड़ दिया जाए, ये जो त्रिभुज है रंगा नहीं गया है और ये जो वृत्तखंड है रंगा गया है, दोनों को ऐड कर दिया जाए, इकट्ठा कर दिया जाए, माने हम इसको भी रंग दे रहे हैं त्रिभुज को भी। और अब हम ये पूरा पोर्शन देखें तो अभी अभी आपने सीखा था कि ये तो सर त्रिज्यखंड हो गया, क्योंकि एक त्रिज्या है OA और एक त्रिज्या है OB और अब ये पूरा और ये है आर्क यानी चाप की लंबाई यहां से यहां तक। तो ये पूरा पोर्शन अभी अभी आपने पढ़ा था कि सेक्टर कहलाता है कि नहीं कहलाता, त्रिज्यखंड कहलाता है कि नहीं कहलाता, तो ये त्रिज्यखंड हो गया। तो ये जो त्रिज्यखंड है सेक्टर, ये दो भागों में डिवाइड है। एक तो है त्रिभुज, देखिए A को B से आप मिलाएं तो ये आपका त्रिभुज बन गया OAB। तो एक तो है त्रिभुज और दूसरा क्या है वृत्तखंड यानी सेगमेंट, यानी ट्रायंगल और सेगमेंट, त्रिभुज और वृत्तखंड दोनों को जोड़ दिया जाए तब जाकर के बनता है आपका सेक्टर। और सेक्टर के बारे में ऑलरेडी आप जान चुके हैं, अभी हमने सेक्टर की चर्चा की, पेरीमीटर ऑफ द सेक्टर, एरिया ऑफ द सेक्टर अभी हमने चर्चा की। तो सेक्टर के बारे में आप जान चुके हैं और अब आपको जानना है सेगमेंट का क्षेत्रफल, एरिया ऑफ द सेगमेंट, वृत्तखंड का क्षेत्रफल। तो बेटा जब तक फिगर नहीं समझ में आएगी तब तक हम फार्मूले को रटते रहेंगे, भूलते रहेंगे, रटते रहेंगे, भूलते रहेंगे, रटते रहेंगे और भूलते रहेंगे। इसलिए फिगर बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है ज्योमेट्री में। तो फिगर हमें समझना है, क्योंकि फिगर के जरिए ही हम किसी फार्मूले को ताउम्र याद रख सकते हैं। याद करना नहीं है, याद रखना है। तो इसके लिए आपको फिगर समझना होगा। तो हमने कहा बेटा सेक्टर जो होता है, त्रिज्यखंड जो होता है वो दो भागों में होता है। उसमें एक भाग होता है त्रिभुज यानी ट्रायंगल और दूसरा भाग होता है सेगमेंट यानी वृत्तखंड। और जब दोनों को, त्रिभुज को और सेगमेंट को, दोनों को जब हम ऐड करके एक साथ देखते हैं तो बनता है सेक्टर। और यहां हमने फिगर के जरिए आपको समझाने का प्रयास किया है। और फिर हम देखें कि त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, त्रिज्यखंड का जो एरिया होता है, क्षेत्रफल होता है, वो त्रिभुज का क्षेत्रफल प्लस वृत्तखंड का क्षेत्रफल, यानी अगर हम त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है एरिया ऑफ द ट्रायंगल और जो वृत्तखंड का क्षेत्रफल होता है ये एरिया ऑफ सेगमेंट, दोनों को ऐड कर दें तब जाकर के त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल यानी एरिया ऑफ द सेक्टर हमें मिलता है। यहां फिगर के जरिए यही बात हमने आपको समझाया अभी। तब आप यहां देखेंगे कि आपको त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल पता है, फार्मूला पता है। हाँ सर पता है। त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल एरिया ऑफ द सेक्टर क्या होता है बेटा, पाई आर स्क्वायर इंटू थीटा अपॉन 360। त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल वृत्त के क्षेत्रफल से रिलेटिव होता है और वृत्त के क्षेत्रफल में पूरा 360/360 होता है, लेकिन त्रिज्यखंड में थीटा अपॉन 360 हो जाता है। अभी हमने ये बात आपको समझाया। और त्रिभुज का क्षेत्रफल आपको पता है। हाँ सर हमको तो ढेर सारे फार्मूले पता है एरिया ऑफ द ट्रायंगल के। एक तो हीरोन्स फार्मूला ऑलरेडी है ये है, फिर एक फार्मूला है हाफ BH, एक फार्मूला है हाफ BC sin थीटा, एक फार्मूला है √3/4a²। बहुत सारे फार्मूले हमें पता हैं। तो बेटा आपको कंडीशन भी पता होगी, √3/4a²। ये फार्मूला कब लगेगा, जब इक्विलैटरल ट्रायंगल होगा। √S × S - A S - B S - C, ये फार्मूला कब लगेगा सर, जब त्रिभुज की तीनों भुजाएं हमें पता होंगी। अच्छा तो हाफ BH वाला फार्मूला कब लगेगा सर, जब त्रिभुज की ऊंचाई यानी हाइट दी गई होगी, h दिया होगा तो हाफ BH वाला फार्मूला लगेगा। तो बार बार कहता हूं कि सारे हथियार हैं, लेकिन अगर शर्ट की बटन टूटेगी तो सुई ही काम करेगा, तलवार, भाला और बल्लम ये नहीं काम करने वाले हैं। तो इसलिए आपको कंडीशन पता होनी चाहिए कि त्रिभुज का क्षेत्रफल यहां लिखा है, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल कौन सा फार्मूला लगाएं सर यहां पर। तो बेटा त्रिभुज तो पहले देख लो कैसा है और क्या क्या उसमें दिया है, क्या क्या आपको पता है।
तो सर ये है त्रिभुज, यही त्रिभुज है, इसी की चर्चा हो रही है यहाँ पे। तो बेटा ये OA क्या है? रेडियस। OB क्या है? रेडियस। एक ही सर्किल में रेडियस सेम साइज का होता है, अगर ये 7 तो ये भी 7। हाँ सर। और ये जो बीच का कोण है थीटा, ये भी पता है। अच्छा, तो दो भुजाएं और बीच का कोण, ये दो साइड और दोनों साइड के बीच का एंगल आपको पता है। तो बार बार आपको समझाया हूं कि जब दो भुजा दी गई हो और उसके बीच का कोण दिया गया हो, तब हम एरिया ऑफ द ट्रायंगल के लिए फार्मूला इस्तेमाल करेंगे, हाफ BC साइन थीटा। जहां पे B क्या है, C क्या है, दो भुजाएं हैं, और थीटा क्या है, उन दोनों भुजाओं के बीच का एंगल है, कोण है। तो जब दो भुजाएं पता हो, बीच का कोण पता हो, तो एरिया ऑफ द ट्रायंगल के लिए आप कौन सा फार्मूला इस्तेमाल करते हैं? हाफ BC साइन थीटा। तो बिल्कुल यही फार्मूला यहां इस्तेमाल होने वाला है, क्योंकि यहां पर भी दो भुजाएं पता है RR, और उन दोनों के बीच का एंगल पता है थीटा। तो इसका मतलब यही फार्मूला लगने वाला है यहाँ इस फार्मूले में। यहाँ हाफ BH नहीं लगेगा, हीरोन्स फार्मूला नहीं लगेगा, एरिया ऑफ द इक्विलैटरल ट्रायंगल का जो फार्मूला आपने सीखा है वो नहीं लगेगा, हाफ BH नहीं लगेगा। यहाँ पर लगने वाला है हाफ BC साइन थीटा, क्योंकि दो भुजाएं पता है और दोनों भुजाओं के बीच का जो कोण है थीटा वो भी पता है, इसलिए ये फार्मूला इस्तेमाल होने वाला है। तो यही कर दीजिए, क्या निकलेगा बेटा? हाफ BC, ये वाली साइड B, ये वाली साइड C, यानी B भी है R और C भी है R, तो R इंटू R हो जाएगा। B के स्थान पर भी R, C के स्थान पर भी R, तो R इंटू R हो जाएगा, और साइन थीटा तो राबे करेगा। तो इस तरह फार्मूला बना एट लास्ट हाफ इंटू R स्क्वायर इंटू साइन थीटा। तो ये त्रिभुज के क्षेत्रफल के लिए यह फार्मूला हम यहाँ पर यूज कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं? ये फार्मूला आपका हो जाएगा हाफ इंटू R स्क्वायर। R स्क्वायर में वही है BC, B भी है R, C भी है R, तो R स्क्वायर हो गया साइन थीटा। थीटा क्या है? दोनों के बीच का ये जो कोण है, केंद्र पर बना हुआ जो कोण है, सेंटर पर बना हुआ जो एंगल है, तो वो हो जाएगा हाफ R स्क्वायर साइन थीटा, एरिया ऑफ द ट्रायंगल। और फिर प्लस ये आपका वृत्तखंड का क्षेत्रफल राबे करेगा, एरिया ऑफ सेगमेंट। और चूंकि आपको एरिया ऑफ सेगमेंट ही तो फाइंड करना है, यही तो आपको पता करना है फार्मूला, एरिया ऑफ द सेगमेंट। वृत्तखंड का क्षेत्रफल क्या होता है? तो बेटा वृत्तखंड का क्षेत्रफल होता है, वृत्तखंड के क्षेत्रफल को यहां रोक लो, त्रिभुज के क्षेत्रफल को इधर भगा दो, तो वृत्तखंड का क्षेत्रफल हो जाएगा त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल माइनस त्रिभुज का क्षेत्रफल। वृत्तखंड का क्षेत्रफल कोई नया फार्मूला नहीं है, वही त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल से ही निकाल रहा हूं मैं। तो वृत्तखंड का क्षेत्रफल याद करने की, रटने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, समझने की जरूरत है, क्योंकि आपको पता है त्रिभुज को और वृत्तखंड को दोनों को जोड़ देते हैं तो त्रिज्यखंड बन जाता है। तो त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल में से जब ये इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल में से त्रिभुज का क्षेत्रफल माइनस कर देंगे तो हमें वृत्तखंड का क्षेत्रफल मिल जाएगा। इसलिए वृत्तखंड के क्षेत्रफल को बिल्कुल रटने की जरूरत नहीं है, ये समझने की जरूरत है। तो एट लास्ट आपको मिला एरिया ऑफ सेगमेंट, यानी वृत्तखंड का क्षेत्रफल, यह बराबर होगा, क्योंकि अब ये जो पोर्शन है त्रिभुज के क्षेत्रफल का जो ये मैटर है ये उधर जाएगा तो माइनस नहीं हो जाएगा, तो माइनस हो जाएगा, तो हमारे पास है पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360, और फिर माइनस हो जाएगा हाफ आर स्क्वायर साइन थीटा। तो इस तरह ये है आपका त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, एरिया ऑफ द सेक्टर, ये है आपका त्रिभुज का क्षेत्रफल, और एरिया ऑफ सेक्टर में से एरिया ऑफ द ट्रायंगल अगर माइनस कर दें तो बचेगा एरिया ऑफ सेगमेंट। फिगर में देखिए कि एरिया, ये है सेंटर ओ ए एक रेडियस हुआ, ओ बी दूसरा रेडियस हुआ, और ए से हमने बी को मिला दिया, और हमको सिर्फ इतने भाग का एरिया बताना है, इतने भाग का। तो पूरा था सेक्टर, पूरा त्रिभुज और ये सेगमेंट मिला करके सेक्टर था, तो सेक्टर का एरिया निकालने का फार्मूला आपके पास है? हाँ है सर।
तो उसी फार्मूले में से ये जो आपका ट्राइंगल है इसका एरिया माइनस कर दो तो आपको मिल जाएगा एरिया ऑफ द सेगमेंट। यही बात आपको यहां समझनी है। और अगर ये बात फिगर के जरिए आपके समझ में आ गई तो फिर एरिया ऑफ सेगमेंट आपके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं रह जाएगा। एरिया ऑफ सेगमेंट आप निकाल सकते हैं। वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकालना है तो फिगर दिमाग में रखिए कि त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल में से त्रिभुज का क्षेत्रफल माइनस कर दो, मिल जाएगा वृत्तखंड का क्षेत्रफल। और त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ऑलरेडी आपको पता है पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360। और त्रिभुज का क्षेत्रफल यहाँ मैंने हाफ बीसी साइन थीटा के जरिए यहाँ पर हमने निकाला। त्रिभुज का क्षेत्रफल हो जाएगा हाफ इंटू आर स्क्वायर बी सी बी बी आर सी बी आर आर स्क्वायर साइन थीटा तो रहबे करेगा। तो ये है त्रिभुज का क्षेत्रफल, इसे आपको माइनस करना होगा त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल में से। अब आप चाहें तो इसको और सिंपलीफाई कर सकते हैं, नहीं तो आप ऐसे समझ के छोड़ दीजिए और आप इसका यूज करना फार्मूले में, मतलब सवाल लगाते समय आप इसको यूज कर सकते हो। लेकिन अगर आप चाहते हो कि नहीं सर थोड़ा इसको और सिंपलीफाई कर दें, तो आप जब सिंपलीफाई करेंगे तो आप देखेंगे कि हाफ ये कॉमन है, आर स्क्वायर ये भी कॉमन है। कॉमन लिखने के तुरंत बाद ब्रैकेट स्टार्ट हो जाता है, यहां आ जाएगा 2 पाई थीटा अपॉन 360। 2 बचेगा यहाँ 2 बचेगा। 1/2 से 1 को डिवाइड करोगे तो 2 नहीं आएगा और पाई रहबे करेगा, आर स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा और थीटा अपॉन 360 रहबे करेगा। फिर माइनस साइन थीटा ओनली, क्योंकि हाफ आर स्क्वायर कॉमन हो चुका है। ये हो गया। आप चाहें तो इसको थोड़ा और सिंपलीफाई करके आप फाइनली क्या कह सकते हैं, फार्मूले को फाइनली कह सकते हैं हाफ इंटू आर स्क्वायर इंटू पाई थीटा अपॉन 180 माइनस साइन थीटा। लेकिन ये सब याद करना थोड़ा टेढ़ी खीर होगी। कुछ दिनों के लिए आप याद कर सकते हैं, रट सकते हैं, लेकिन बाद में आपको भूल जाएगा 2, 4, 6, 10 वर्ष बाद। तो इस पर बहुत फोकस नहीं करना है। ये तो आप कॉमन निकालना जानते ही हो ऑलरेडी, तो कॉमन निकाल करके आप ऐसे यूज कर सकते हो। आपका मैटर ये है जो आपको समझना है एरिया ऑफ सेगमेंट के लिए। तो ये आप अगर समझ गए तो ये कोई मायने नहीं रखता है। तो इस तरह आज के वीडियो में हमने मेंसुरेशन से रिलेटिव जो बातें आपको बताई प्राइमरी स्टेज पर, कि आपको एरिया ऑफ द ट्राइंगल, एरिया ऑफ द स्क्वायर, एरिया ऑफ द रेक्टेंगल वगैरह वगैरह। तो ये जो फिगर है फाउंडेशन वाला, ये फाउंडेशन का कार्यक्रम यहीं पर क्लोज होता है। नेक्स्ट वीडियो में जब हम फिर मिलेंगे तो एक्सरसाइज के सवालों को लेकर मिलेंगे चैप्टर 12 के। थैंक यू।